Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Sales of Good Act, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the Sales of Good Act. Today in this video I am going to discuss about the Seema Goyal. As I have started with the series on the Sales of Good Act, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the Sales of Good Act. Today in this video I am going to discuss about the term delivery and explain the term delivery and state the rules regarding the valid delivery of the goods. This is our question. स्पुर्दगी शब्द से क्या आप क्या समझते हैं एवं वैध स्पुर्दगी से संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए. तो दिस क्वेश्चन मे बी इन एनी फॉर्म. तो इफ यू टॉक अबाउट द टर्म डिलीवरी that is defined under section 2 clause 2 of the Sales of Good Act. According to section 2 clause 2 of the Sales of Good Act, delivery means voluntary transfer of the possession from one person to another person. That is the term delivery. If you talk about the term delivery in Hindi, संक्रिया अधिनियम की धारा 2 क्लोज 2 के अनुसार स्पुर्दगी से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु का ऐच्छिक रूप से अधिकार देने से है. If we talk about the kinds of delivery, there may be 3 kinds of delivery. यदि हम स्पुर्दगी के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार की डिलीवरी हो सकती है. One is actual delivery, second one is a constructive delivery, and the third one is symbolic delivery. If we talk about the actual delivery, that is known as वास्तविक सुपुर्दगी. वास्तविक सुपुर्दगी से अभिप्राय माल का भौतिक रूप से क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि के हाथ में चला जाना होता है. मीन्स वास्तविक डिलीवरी का मतलब यदि जो माल है, यदि वो गुड़ है, यदि वो फिजिकली रूप से यदि वो बायर के पास चला जाता है या फिर उसके प्रतिनिधि के हाथ में चला जाता है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे वास्तविक डिलीवरी कर दी गई है. एंड द सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दैट इज आल्सो नोन एज रचनात्मक सुपुर्दगी. जब माल किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में हो और यदि यह क्रेता की तरफ से उसे अपने अधिकार में रखने की स्वीकृति दे दे, अथवा जब माल क्रेता के अधिकार में हो और विक्रेता उसे माल के स्वामी की भांति रखने की स्वीकृति प्रदान करे, तो इसे हम कहेंगे रचनात्मक सुपुर्दगी. लास्ट वन इज सिंबॉलिक डिलीवरी. यदि सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज सांकेतिक सुपुर्दगी. यदि वस्तु तोल अथवा आकार में इतनी अधिक है कि वस्तु का जो विक्रेता है वो क्रेता को अपने अधिकार भौतिक रूप से प्रदान ना कर सके, केवल संकेत रूप में माल का हस्तांतरण कर दे, तो इसे सांकेतिक डिलीवरी कहा जाता है. उदाहरण के लिए मान के चलो यदि आपके गोदाम में कुछ माल रखा हुआ है तो वहाँ पे माल की सुपुर्दगी गोदाम की चाबी देकर अथवा वाहन से लदे माल के अधिकार को सौंपकर माल की सांकेतिक डिलीवरी दी जा सकती है. टेक वन एग्जांपल. यदि एक्स की साइकिल वाई के कब्जे में है, एक्स यह साइकिल जेड को बेच देता है, तो एक्स वाई को आदेश देता है कि साइकिल जेड को सुपुर्द कर दी जाए. तो वाई और जेड क्योंकि वहाँ पे मित्र हैं तो वाई जेड से साइकिल अपने पास रखने के लिए कह सकता है, और यहाँ पे विक्रेता एक्स की ओर से ये रचनात्मक डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वहाँ पर की जाएगी और ये साइकिल अभी भी वाई के कब्जे में है. दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिलीवरी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द सेल्स ऑफ गुड एक्ट. इफ यू टॉक अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी, सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 44 are described under section 33 to section 44 of the Sales of Good Act. सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 44 वस्तु विक्रय अधिनियम के हैं, वो स्पुर्दगी से संबंधित नियमों के बारे में बताते हैं. यदि हम स्पुर्दगी से संबंधित नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ नियम हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्पुर्दगी का ढंग, मोड ऑफ डिलीवरी. माल विक्रेता के द्वारा क्रेता को भेजा जाना है अथवा क्रेता को स्वयं जाकर स्पुर्दगी प्राप्त करनी है, तो ये बात पक्षकारों के अनुबंध पर निर्भर करती है जो स्पष्ट एवं गर्भित हो सकती है. दैट में बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड रूल, दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी. यदि हम प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो अनुबंध में सुपुर्दगी का स्थान यदि दिया गया है तो विक्रेता का ये कर्तव्य बनता है कि वो निश्चित स्थान पर ही माल की सुपुर्दगी दे दे. यदि अनुबंध में स्पुर्दगी का स्थान यदि उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया तो बिक्री के समय जिस स्थान पर माल होता है स्पुर्दगी उसी स्थान पर मानी जाती है. थर्ड टाइप इज टाइम ऑफ डिलीवरी. स्पुर्दगी का समय. यदि क्रेता द्वारा स्पुर्दगी की प्रार्थना साधारण व्यापारी की जानी है, यदि अनुबंध के अंतर्गत स्पुर्दगी देने का दायित्व स्वयं विक्रेता को है,
तो विक्रेता को माल की सुपुर्दगी का प्रस्ताव उचित समय पर भेजना चाहिए। और उचित समय क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रूल इज दैट इज रिगार्डिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। यदि माल तीसरे व्यक्ति के अधिकार में है तो ऐसी कंडीशन में माल की सुपुर्दगी उस समय तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि वो तीसरा व्यक्ति क्रेता के सम्मुख ये स्वीकार न करे कि वो माल को क्रेता की ओर से रखता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूल दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। सुपुर्दगी संबंधी व्यय मीन्स विपरीत अनुबंध के अभाव में माल को सुपुर्दगी योग्य स्थिति तक लाने में समस्त जितना भी खर्चा होगा वो विक्रेता को करने होंगे। नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। गलत मात्रा में यदि माल की सुपुर्दगी हो जाए तो इस संबंध में 3 कुछ व्यवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे कि नंबर 1, जब विक्रेता क्रेता के यहाँ अनुबंधित माल में से कम भेजता है, जितने क्रेता उसे लेने से इनकार कर सकता है, परंतु यदि क्रेता उसे स्वीकार करता है तो उसे अनुबंध की दर के अनुसार मूल्य का भुगतान करना होगा। जितना माल भेजा उसके हिसाब से वो भुगतान कर देगा। सेकंड इज जब विक्रेता क्रेता के यहाँ अनुबंधित माल से अधिक माल भेजता है, जितने का अनुबंध उनके बीच में हुआ उससे ज़्यादा माल यदि उसने भेजा है तो क्रेता अनुबंधित माल को स्वीकार करके जो बाकी जो शेष माल है वो लेने से इनकार कर सकता है, अथवा वो ये भी कह सकता है कि जो संपूर्ण माल है वो उसको लेने से वो नहीं लेगा, वो सब पूरे माल को लेने से इनकार कर सकता है। यदि विक्रेता को अनुबंधित माल के साथ भिन्न माल या मिश्रित माल की सुपुर्दगी देता है तो क्रेता अनुबंधित माल को स्वीकार करके अन्य माल को लेने से इनकार कर सकता है, अथवा संपूर्ण माल को लेने से भी इनकार कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी वेयर द डिलीवरी इज ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। या तो कम की गई है या ज़्यादा की गई है या फिर अलग माल की डिलीवरी कर दी गई है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूल इज दैट इज डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। यदि हम इंस्टॉलमेंट के अंदर डिलीवरी की बात करते हैं तो विपरीत अनुबंध के अभाव में क्रेता किस्तों में भी सुपुर्दगी लेने के लिए बाध्य नहीं है। जब अनुबंध के अनुसार किसी माल की सुपुर्दगी निश्चित किस्तों में की जानी है तो उसका मूल्य अलग अलग चुकाया जाना है। तो ऐसी दशा में यदि विक्रेता एक या एक से अधिक किस्त की सुपुर्दगी नहीं करता है या गलत सुपुर्दगी कर देता है, अथवा क्रेता किसी किस्त की सुपुर्दगी लेने से इनकार कर देता है या किसी भी किस्त का भुगतान देने से वो मना कर दे, तो यह निश्चित करना कि पूर्ण माल भंग हुआ है या अनुबंध की शर्तों पर या उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनुबंध की शर्तों पर या उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज डिलीवरी टू द कैरियर। वाहक को डिलीवरी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि नंबर 1, जब विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रेता को माल क्रेता के पास भेजना है तो विक्रेता के द्वारा माल वाहक मतलब रेलवे कंपनी, जहाजी कंपनी या फिर जो भी ट्रक वगैरह जो भी माल वाहक है उसको सौंप देने पर माल की क्रेता को सुपुर्दगी मान ली जाएगी और माल की समस्त जोखिम क्रेता के पास होगा। यदि विक्रेता वाहक को माल देकर माल पर अपना अधिकार बनाए रखता है तो क्रेता को माल की सुपुर्दगी उस समय मानी जाएगी जब क्रेता को वास्तविक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएगा और ऐसी दशा में में समस्त जोखिम विक्रेता का ही होगा। एंड द नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द विक्रेता को चाहिए कि माल को वाहक को सौंपते समय क्रेता की ओर से वे सभी समझौते वाहक से कर ले कि माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वो सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, अन्यथा मार्ग में होने वाली हानि के लिए विक्रेता उत्तरदायी होगा। क्रेता की ओर से सुरक्षा के लिए माल अधिकारी को सौंप देता है तो यह क्रेता को सुपुर्दगी मान ली जाएगी। के विपरीत अनुबंध के अभाव में जब विक्रेता क्रेता को माल की सुपुर्दगी देता है तो क्रेता के अनुरोध पर विक्रेता ये निश्चित करने के उद्देश्य से कि माल अनुबंध के अनुसार है या नहीं, माल की जांच के लिए यथोचित अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी टू बायर्स राइट आफ्टर एग्जामिन द गुड्स। कि यहाँ पे बायर्स के भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जब वो गुड्स को एग्जामिन करके डिलीवरी ले सकता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिलीवरी दैट इज माल पर अधिकार रखने के वाले क्रेता द्वारा विक्रय मीन्स सेल बाय द बायर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स। भाई यदि वो जो माल है वो बायर के ही पोजेशन में है
तो वहाँ पे डिलीवरी कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लोज 2, जब कोई क्रेता विक्रेता की आज्ञा लेकर वस्तु का या वस्तु से संबंधित प्रपत्र प्राप्त कर लेता है तथा उस माल को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है जिससे ने की सद्भावना के साथ क्रय किया है, तो माल पर वैध अधिकार प्राप्त होगा। इन केस रीसेल बाय द अनपेड सेलर, सेक्शन 54 क्लोज 3 सेज दैट, जब कोई ऐसा विक्रेता जिसने माल का भुगतान नहीं किया है और माल को मार्ग में ही रोकने या पूरा अधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग कर लेता है तथा माल को नए विक्रेता को बेच देता है, माल को नए क्रेता को बेच देता है, तो नए क्रेता को ऐसे माल पर विक्रय से अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको वो नियम बताए हैं जो सेक्शन 33 से लेकर 44 तक बताए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट के संबंध में सेक्शन 27 अप्लाई होता है। यदि कोई व्यापारिक एजेंट यदि क्रेता को कोई वस्तु बेचे तो क्रेता को विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्रेता व्यापारी के एजेंट से अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है और विक्रेता व्यापारी एजेंट है, अर्थात आड़तिया दलाल या नीलामी करता है। ऐसी कंडीशन में ये जो सेक्शन 27 है वो अप्लाई होगा और उसके पास माल के स्वामी की सहमति से प्राप्त से माल या माल के अधिकार पत्र हो, या फिर उसने बिक्री व्यापार की साधारण प्रगति में की हो, या फिर क्रेता ने सद्भावना से यदि गुड फेथ में यदि वो माल क्रय किया है और उसे अनुबंध करते समय ये सूचना नहीं थी कि एजेंट को माल विक्रय करने का अधिकार नहीं है। ऐसी कंडीशन की हो, या फिर क्रेता ने सद्भावना से यदि गुड फेथ में यदि वो माल क्रय किया है और उसे अनुबंध करते समय ये सूचना नहीं थी कि एजेंट को माल विक्रय करने का अधिकार नहीं है, को माल विक्रय करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट से रिलेटेड जो सेक्शन 27 है दैट विल बी अप्लीकेबल। टेक वन एग्जांपल, एक्स अपने व्यापारिक एजेंट वाई को 100 बोरी गेहूँ बेचने के लिए सौदा करता है और वाई ये गेहूँ बेचकर पैसा लेकर भाग जाता है, तो क्रेता एक्स और वाई से अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेगा तथा एक्स क्रेता के माल को वापस नहीं ले सकता। एंड द नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द सेल बाय वन ऑफ द को ओनर। मान के चलो एक ही माल के एक से ज़्यादा ओनर हैं, तो यदि उनमें से एक ओनर के द्वारा माल बेच दिया जाए तो वहाँ पर सेक्शन 28 अप्लाई होगा। और यदि किसी वस्तु के एक से अधिक स्वामी हैं और सहस्वामियों की सहमति से उनमें से एक सहस्वामी माल का एक अधिकार प्राप्त कर लेता है और माल का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है, हस्तांतरित कर देता है, तो माल को सद्विश्वास के साथ यदि वो खरीद रहा है तीसरा व्यक्ति, जिसे बिक्री अनुबंध करते समय ये मालूम न हो कि विक्रेता को बिक्री करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो टाइटल होगा वो गुड टाइटल माना जाएगा। और एक्स और वाई, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई मान के चलो एक मकान के संयुक्त ज्वाइंट को ओनर हैं और एक्स मकान को वाई के अधिकार में दे देता है। भी एक्स कहता है भी वाई तुम संभालो, तो वाई मकान और जेड को बेच देता है। जो इसने जेड ने मान के चलो यदि गुड फेथ में वो माल खरीदा है, वो मकान खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में जेड को मकान पर वैध अधिकार प्राप्त होगा। एंड द नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि विक्रेता ने व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत वस्तु को प्राप्त किया है, वहाँ पे एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत उसने माल प्राप्त किया है और वो वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, तो क्रेता को वस्तु का अच्छा अधिकार मिल सकता है, बट इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी, जैसे कि वो अनुबंध जिसके अंतर्गत विक्रेता को वस्तु प्राप्त हुई थी, इस अनुबंध को करते समय खंडित नहीं किया गया था। सेकंड वन इज क्रेता ने सद्भावना से गुड फेथ से वो माल क्रय किया था एंड द क्रेता विक्रेता के अधिकार से संबंधित दोषों के बारे में अनभिज्ञ था, उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो ये जो नियम है अप्लाई होगा। एंड द नेक्स्ट इज रूल रिगार्डिंग द सेल बाय सेलर हैविंग द पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 30 क्लोज 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेज, यदि माल को बेच देने के बाद भी माल का अधिकार संबंधी जो प्रपत्र है यदि विक्रेता के अधिकार में ही है और यह किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ बेच देता है और जिसने उसे गुड फेथ में खरीदा है, तो क्रेता माल के ऊपर वैध अधिकार प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के लिए यदि एक्स कुछ माल वाई को बेचता है और वाई माल को एक्स के पास कुछ समय के लिए छोड़ देता है
और एक्स उस माल को फिर जेड के हाथ में बेच देता है, तो जेड माल को यदि गुड फेथ में खरीदता है तो जेड को माल पर वैध अधिकार, एक लीगल राइट उसे प्राप्त होगा। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। If we talk about the kinds of delivery, that can be of three types. One is actual delivery, second is symbolic delivery, and the last one is constructive delivery. Actual delivery means manual transfer of the goods from one person to another person. If we talk about the symbolic deliveries, here the seller does something which has the effect of putting the goods in possession of the buyer. And the last one is constructive delivery or the fictitious delivery or the delivery of atonement. When the seller does some act which expresses his intention to transfer the property in the goods sold to the buyer, then the rules regarding the delivery of goods will be applicable. Property in the goods sold to the buyer, then the rules regarding the delivery of goods will be applicable. Regarding the certain conditions, इसके संबंध में कुछ conditions अप्लाई होंगी. That one is payment and delivery are constructive conditions, and the second one is place for the delivery of goods. ये सारी condition वहाँ पे देखी जाएंगी. And in case of the sale, goods sold are to be delivered at the place which are फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेल, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसी स्थान पे उसकी डिलीवरी की जानी चाहिए. एंड इन इफ द गुड्स आर नॉट इन द एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. And in case of part delivery of the goods, a delivery of the part goods is a delivery of the whole, but a delivery of the part of the goods with an intention to severing it from the whole does not operate as the delivery of the remainder. In case the delivery of wrong quantity, it can be of three types: delivery of the lesser quantity, delivery of the larger quantity, and the delivery of the goods that is mixed with the other goods. In these all cases, it depends upon the buyer whether he can accept the amount of quantity that is sent to him, or he may reject the whole contract. यदि मान के चलो उसको लेसर क्वांटिटी भेजी गई है तो वो ये उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर सकता है चाहे तो, और ही में रिजेक्ट द होल कॉन्ट्रैक्ट. और इन केस ऑफ लार्जर क्वांटिटी इज सेंड टू हिम, तो सच अमाउंट ऑफ गुड्स जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको वो रख के बाकी जो गुड्स हैं वो उसको वापस भेज सकता है. एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड गुड्स विद गुड्स विच आर ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन, जो उसने रिक्वायरमेंट किए थे, जो उसने मांगे थे, यदि उससे संबंधित गुड्स हैं उनको वो स्वीकार कर सकता है और बाकी को वापस भेज सकता है, या फिर पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को भी रेपुडिएट कर सकता है. तो इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बायर व्हाट ही वांट्स. तो दीज आर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करता है तो सेक्शन 33 से लेकर 44 तक अप्लाई होते हैं. Section 33 to 44 of the Sales of Goods Act are applicable in the case of delivery of the goods. According to Section 33, delivery of goods may be made by doing anything which the parties agreed shall be treated as delivery. According to Section 34, effect of the part delivery of the goods are described. If the delivery of the part of goods is made that is in progress of the delivery of the whole has the same effect as the delivery of the whole has been made, but delivery of the part of the goods with intention to sever it from the whole does not operate as delivery of the remainder. That is according to Section 34. According to Section 35, that is buyer to apply for delivery. Apart from express contract, the seller of the goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. According to Section 36, rules as to the delivery are described. In contract of sale, seller is bound to send the goods and the buyer to take the possession of the goods, and goods to be delivered at such time and place which is fixed by the agreement. That is the first rule.
कि यदि आपने एग्रीमेंट करते समय यदि आपने कोई टाइम और प्लेस फिक्स किया है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट, जब आप जो भी सामान भेजेंगे, सेलर जो उसको माल भेजेगा तो वो उसको लेने के लिए बाध्य है। और बायर भी ड्यूटी के भी एक ड्यूटी इम्पोज की गई है कि वो उस गुड्स का पोजेसन ले ले, यदि वो उसी टाइम और प्लेस पे भेजेगा। यहाँ इन केस वेयर द नो टाइम एंड प्लेस इज फिक्स्ड, then it is said that there must be reasonable time and reasonable place where the goods is to be sent. In case where there is no time for sending is required or fixed, seller is bound to send them at the reasonable time. According to section 37, delivery that is applicable to cases where the delivery of wrong quantity is made. If the seller has delivered the less quantity of goods than the contracted to sale, the buyer may reject the whole agreement, or he may accept the goods that has been delivered to him. And in case where the delivery of more articles, more quantity of goods is made, then the contract, it depends upon the buyer. He may accept the goods that is included in the contract, or he may reject the rest of the goods. And but if the buyer accepts the whole of the goods so delivered, then he shall pay for the whole of the quantity. According to section 2037 clause 3, where the delivery of the wrong quantity is made, where the delivery of mixed goods is made, in case the seller delivers the buyer to the goods to sell mixed with the goods that is different from the description, that is not included in the contract, the buyer may accept the goods in accordance with the contract and reject the rest, or he may reject the whole. So in all these cases where the less quantity of goods is made, or large quantity of the goods is made, or the goods that is sent to him that is mixed with the goods that is related to the description, in all these cases it depends upon the buyer. He may reject the whole agreement or he may accept the according to the contract. तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. According to section 37 clause 4, provisions of this section are subject to any usage of the trade and the special agreement of course of dealing between the parties. Section 38 is applicable to in cases the delivery is made in installment. And according to section 37(9), delivery of to carrier of war finger is made. In those cases, if the seller is authorized to send the goods to the buyer, delivery of the goods to the carrier for the purpose of transmission to the buyer, then it is deemed that delivery has been made to the buyer. ये समझा जाएगा कि डिलीवरी बायर को कर दी गई है. According to section 40, risk when the goods are delivered at a distant place is described, where the seller of the goods agrees to deliver them at his own risk at the place other than the place that is fixed, then the risk of the goods that is transferred to the सेलर, वहाँ पे वो जो गुड्स है उसका जो रिस्क है वो फिर सेलर के ऊपर ही रहेगा. यदि उसने वो अलग स्थान पे कोई वो भेज रहा है कोई गुड्स और अपने रिस्क पे भेज रहा है. इन केस सेक्शन 44(1), बायर्स राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स आर डिस्क्राइब्ड. तो वहाँ पर उसको प्रॉपर मतलब उसको प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए, उसको चांस दिया जाना चाहिए बायर को कि वो पहले उसको एग्जामिन कर ले. देन आफ्टर एग्जामिन द प्रॉपर एग्जामिनेशन ही विल एक्सेप्ट द गुड्स. दिस मीन्स according to section 43, buyers is not bound to reject the goods that is described. If the buyer refuses to accept the goods having right to do, he is not bound to refund them to the seller. But it is sufficient if it is intimates to seller that he refuses to accept them. ये नहीं कि वो उसको वापस भेजे, उसने यदि इतना इंटीमेशन दे दिया कि वो उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ये समझा जाएगा कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है. And the last section, that is section 44, that deals with the liability of the buyer for neglecting or refusing to delivery of goods. Where the seller is ready and willing to deliver the goods and buyer refuses to take the delivery, buyer does not take the delivery of the goods when that is sent to him within reasonable time. After making the request, he is liable to the seller for the loss accompanied by him by his neglect or refusal to take the delivery, and also reasonable charge for care and custody of the goods must be made. So these are the certain rules regarding the delivery of goods which are described in the section 33 to 44 of the Sales of Goods Act. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.